So welcome everybody. This is the lecture for December 2019 PYQs of Statistical Mechanics. तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट बी में आता है ये 2 डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया हुआ है आपको। कैसा दिया हुआ है? 2 डायमेंशन। इस बार 1 डायमेंशन से इन्होंने अपग्रेड किया वर्जन और 2 डायमेंशन पे गए, तो उसका एनर्जी लिखना पड़ेगा और फिर हमें निकालना है इसका पार्टीशन फंक्शन, क्योंकि इस ऑसिलेटर को मैंने कहाँ रखा हुआ है? हीट रिजर्वायर के कॉन्टैक्ट में, तो यानी कि कैसा इंसेंबल है? माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल है। तो माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल के अंदर पार्टीशन फंक्शन कैसे लिखा जाता है? समेशन आई जी आई ई रेशो टू पावर माइनस बीटा ई आई। तो मुझे डिजनरेसी निकालनी है और एनर्जीज निकालनी है। तो आपको याद होगा कि 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम एनर्जी ऐसे लिखते हैं n प्लस हाफ h कट ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दी हुई है, ये होता है 1 डायमेंशन के लिए, ठीक है, n प्लस हाफ। तो अगर ये x डायमेंशन में है एक ऑसिलेटर, तो y डायमेंशन में भी सेम एनर्जी रहती है, बट यहाँ पे जो क्वांटम नंबर होता है वो nx बन जाता है और यहाँ ny बन जाता है। तो एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, दोनों ऐड होती है और टोटल एनर्जी क्या बन जाती है? इन दोनों का एडिशन। तो nx प्लस ny प्लस हाफ हाफ 1 h कट ओमेगा, तो ये एनर्जी बन जाती है। इसको किसी किसी बुक्स में n लिख देते हैं, n प्लस हाफ h कट ओमेगा, जहाँ पे ये जो n है वो nx प्लस ny है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होता है n, आपको ध्यान है n कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से 1 ऐसे चलता है। सिमिलरली y के लिए भी कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से 1 से और आगे चलता जाएगा। तो मुझे क्या करना है? एनर्जी निकालनी है कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होगी, फिर हायर एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट सेकंड, फिर उनकी डिजनरेसी देखनी है और पार्टीशन फंक्शन आराम से आ जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं, पहले इसमें 0 पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, दैट इज द ग्राउंड स्टेट, लोएस्ट एनर्जी 0 0 के लिए, दैट इज nx ny दोनों 0 पुट कर रहा हूं, तो 0 0 ये आ जाएगा 1, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी? h कट ओमेगा, ठीक है। तो 0 0 की एक ही स्टेट है, तो gi कितना होगा इस लेवल के लिए? 1। डिजनरेसी क्या है? 1। आगे देखते हैं, 0 1 की एनर्जी निकालता हूं। nx क्या हो सकता है? 0, ny क्या हो सकता है? 1। तो कितनी एनर्जी आएगी? nx 0 ny 1, 1 प्लस 1 2, 2 h कट ओमेगा। ऐसा भी तो हो सकता है 1, 0, यानी कि इस बार मेरा nx 1 है और ny 0 है, ये भी हो सकता है 1 0 1, तो 1 प्लस 1 फिर से 2 h कट ओमेगा, यानी कि 2 h कट ओमेगा एनर्जी के दो लेवल बन गए, यानी कि इसकी डिजनरेसी कितनी है? 2, ठीक है। अब 1 के बाद क्या आता है? 2 2, 0 देखते हैं, 2, 0 दैट इज nx2 y 0, 2 प्लस 1 3, तो यानी कि ये हायर एक्साइटेड स्टेट हो गया। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ 0, 2 0 2 प्लस 1 तो ये 3, फिर से 3 आ गया। क्या और कोई एनर्जी का स्टेट पॉसिबल हो सकता है? जैसे यहाँ 2, 0 है, 0, 2 है, सिमिलरली एक और स्टेट बन सकता है 1, 1। nx का वैल्यू 1 रखो, ny का वैल्यू 1 रखो, तो कितना आएगा? 3h कट ओमेगा 1 1 1 3h कट ओमेगा, यानी कि 3h कट ओमेगा। इस एनर्जी के मेरे पास कितने लेवल्स हैं? 3, तो इसकी डिजनरेसी कितनी है? 3। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो? आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। इतना आगे नहीं जाना है, बस पार्टीशन फंक्शन के लिए 2-3 टर्म्स ही बहुत होती है, ठीक है। तो z लिखते हैं gi e रेशो टू पावर माइनस बीटा i। तो सबसे पहले एनर्जी लिखते हैं ग्राउंड स्टेट की h कट ओमेगा, इसकी डिजनरेसी कितनी है? 1, ठीक है, प्लस समेशन है, सम होगा, फिर डिजनरेसी कितनी है? 2, एनर्जी कितनी है? 2h कट ओमेगा, प्लस इस बार डिजनरेसी कितनी है? 3, और आपका एनर्जी कितनी है? 3h कट ओमेगा, ठीक है। तो ये मेरा पार्टीशन फंक्शन बन गया और ये चलता चला जाएगा, प्लस सो ऑन अप टू चलता चला जाएगा, क्योंकि ये n इंफिनिटी तक जाता है। तो इसमें से मैं e रेशो टू पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा कॉमन ले रहा हूं, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 2, यहाँ बचेगा, यहाँ 2 है, e रेशो टू पावर माइनस 2 बीटा h कट ओमेगा, एक पावर मैंने कॉमन ले ली, तो बचेगी कितनी? एक पावर। यहाँ पावर कितनी है? 3, एक पावर मैंने बाहर ले ली, बचेगी कितनी? 2, और आगे ये चलता चला जाएगा, ठीक है। ये मेरा पार्टीशन फंक्शन ऐसा कुछ होना चाहिए, बट ये ऐसा नहीं दिया हुआ, इसको कुछ सोल्व करके दिया हुआ है। आपको पता ही है, हमेशा ऐसी सीरीज बनती है तो कुछ सॉल्यूशन हमें करना पड़ता है। तो क्या सॉल्यूशन करना पड़ेगा? 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस nx प्लस n n प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर और आगे
चलता चला जाता है। 3 टर्म्स तक ही लिखा है क्योंकि मेरे पास 3 ही टर्म है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे n को 2 लूँ, n को 2 लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस 2x प्लस 2 प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इज 2x स्क्वायर। आगे चलता चला जाएगा तो 1 प्लस 2x 2 प्लस 1 3x स्क्वायर। तो देखो मेरे पास यही है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, यानी कि मेरा x कितना है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मेरा x कितना है, e रेज टू द पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा, और मेरा n कितना है, n को मैंने कितना लिया 2, तब ये एक्सपेंशन बन रहा है। तो मेरा z क्या बन जाएगा, e रेज टू द पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा। आगे क्या आएगा 1 प्लस 2x, तो यहाँ मुझे क्या करना है, ये 1 प्लस x का पावर है तो 1 प्लस x इज माइनस बीटा h कट ओमेगा माइनस बीटा h कट ओमेगा, और पावर कितना है 2। तो ये मेरा सोल्व हो गया है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं, ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं। अच्छा, ऑप्शन में थोड़ा और सॉल्व किया हुआ है, ऑप्शन में थोड़ा और सॉल्व किया हुआ है, देख लेते हैं कैसे क्या कर रखा है। यहाँ थोड़ा एक्सपेंशन गलत लग गया है, ये एक्सपेंशन बन रहा है 1 माइनस एक्स का, 1 माइनस एक्स का पावर n, जहाँ पे n है -2। जब इसको सोल्व करेंगे एक बार देख लेते हैं गलती कहाँ हुई है। So this is 1 plus x raised to the power n, 1 plus nx, n plus 1 factorial by x square। So इसको सोल्व करते हैं तो 1 प्लस n का वैल्यू मुझे रखना है 2, तो 1 प्लस 2x 3x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस x का पावर 2। बट देखते हैं अगर यही है 1 प्लस x का पावर 2 तो देखते हैं इसे कैसे सोल्व करेंगे। अगर ये अंदर लेके जाना है इसमें मिस्टेक क्या हुई है, एक बार इसी को सोल्व करके देखते हैं क्या आता है, क्या पता कुछ ऑप्शन मिसमैच भी हो सकता है। एक बार इसको सोल्व करके देखते हैं जो हमारा है e रेज़ टू पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा। यहाँ क्या करते हैं, इसको 1 बाय लिख लेते हैं, ये पावर माइनस है तो 1 बाय बीटा h कट ओमेगा, तो एलसीएम कितना आएगा बीटा h कट ओमेगा प्लस 1 टू द पावर 2, ठीक है। ये बनेगा, इसका पावर स्क्वायर हो जाएगा, इसका पावर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा h कट ओमेगा प्लस 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे पावर 2, नीचे आएगी पावर 3 हो जाएगी इसकी। ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है, तो मिस्टेक कहाँ हुई है, मिस्टेक ये हुई है ये एक्सपेंशन गलत लगा दिया है, एक्सपेंशन गलत लगा है, यहाँ मिस्टेक हुई है। यहाँ जो एक्सपेंशन बन रहा है ये z इज, एक बार फिर से लिखते हैं, रेज़ टू पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा 1 प्लस 2 पावर दिस प्लस 3 e रेज़ टू पावर माइनस 2 बीटा h कट ओमेगा, और आगे चलता जाएगा। इसके लिए इन्होंने ये एक्सपेंशन यूज किया है, e रेज़ टू पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा का पावर -2, दैट इज 1 माइनस x का एक्सपेंशन यूज किया है, 1 माइनस x का पावर n, 1 माइनस x का पावर n का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस nx प्लस n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, और आगे चलता चला जाएगा। तो देखते हैं यही बन रहा है क्या नहीं। तो n का वैल्यू यहाँ -2 है,
माइनस टू रखोगे तो 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x, ठीक है। माइनस टू रखोगे दैट इज माइनस टू माइनस वन दैट इज माइनस थ्री, 2 फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 गया 3x स्क्वायर। इसीलिए इन्होंने ये एक्सपेंशन लगाया 1 माइनस x का पावर n, जो कि होता है ये 1 माइनस nx प्लस n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। ये एक्सपेंशन यहाँ लगेगा। So this will come out to be 1 minus beta h cut omega, ये पावर माइनस 2 है, नीचे जाके पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो इसको 1 बाय लिख सकते हैं, 1 बाय समथिंग दैट इज 1 माइनस 1 बाय e रेज़ टू पावर बीटा h cut ओमेगा, क्योंकि पावर प्लस में आंसर दिया हुआ है, माइनस में नहीं दिया हुआ, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम जाके ये ऊपर जाएगा, तो ये माइनस वाला टर्म, ये प्लस वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, एंड यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो दिस e रेज़ टू पावर बीटा h कट ओमेगा माइनस 1, तो ये कट जाएगा, 1 बाय e रेज़ टू पावर बीटा h कट ओमेगा माइनस 1, तो ये आपका एक्सपेंशन आ जाएगा। अच्छा मेरे पास यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर भूल गया, यहाँ क्या था स्क्वायर, यहाँ क्या था स्क्वायर, यहाँ क्या था स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर जाएगा तो ये 2 बीटा ऊपर जाएगा, तो 2 बीटा 1 बीटा यानी कि ऊपर बच जाएगा बीटा h कट ओमेगा। तो आज इस क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा ही मिस्टेक हो गया है। तो ये आपका सॉल्यूशन है कि सबसे पहले आपने एनर्जीज निकाल ली, डीजेनरेसीज, उसके बाद ऐसा कुछ पार्टीशन फंक्शन लिखा, उसके बाद ये एक्सपेंशन आपको ध्यान रखना है 1 माइनस x का पावर n दैट इज 1 माइनस nx प्लस n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर चला जाएगा। तो इसमें तुम कंपेयर करोगे तो x बनेगा तुम्हारा e रेज़ टू पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा और n बनेगा माइनस 2, उसके बाद सॉल्व करके ये बन जाएगा। तो ये 2 डायमेंशन था। ऐसा ही अगर आपको अपग्रेड और वर्जन और चाहिए इसका तो ये 3 डायमेंशन हो सकता है, वहां पे nx ny nz प्लस 3/2 h कट ओमेगा बन जाएगा, क्योंकि हाफ 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 nx ny nz तीनों में से आएगा। तो आपका ये एनर्जी चेंज हो जाएगी, एनर्जी चेंज हो जाएगी, ये भी चेंज आ जाएंगे और डीजेनरेसी भी चेंज आ जाएगी, तो पार्टीशन फंक्शन बदल जाएगा। तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो, अभी तक आया नहीं है बट आ सकता है। सो द नेक्स्ट इज 25 क्वेश्चन। So next question is 25 क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 says that ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपको दे रखा है 2 डायमेंशनल बॉक्स के अंदर, टेम्परेचर डिपेंडेंसी पूछी है एनर्जी डेंसिटी की, ठीक है। एक लार्ज बॉक्स दिया हुआ है 2 डायमेंशन के अंदर, इसके अंदर कोई ब्लैक बॉडी है जो कि इक्विलिब्रियम में है एट टेम्परेचर T। ये क्या पूछ रहा है, इसकी एनर्जी डेंसिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी, इसकी एनर्जी डेंसिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट एक रिलेशन ध्यान में रखना है एनर्जी डेंसिटी का, दैट इज D/S प्लस 1, D/S प्लस 1। देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, कौन सी गैस है इसके अंदर, फोटोन, कौन सी गैस है फोटोन। तो फोटोन के लिए जो एनर्जी होती है वो Pc होती है, दैट इज P का पावर 1c, ठीक है। ये रिलेशन एक बार ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ब्लैक बॉडी के लिए, T का पावर D/S प्लस 1। ये 1 डायमेंशन ऑब्जेक्ट दिया हो, 2 डायमेंशन दिया हो, 3 डायमेंशन हो, बहुत इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें D क्या है, S क्या है, D है डायमेंशन, D है डायमेंशन, S क्या है, S इज जैसे कि मेरे पास एनर्जी का कुछ रिलेशन दिया हुआ है, एनर्जी का P के साथ कुछ रिलेशन दिया हुआ है, मान लो P टू द पावर S, दैट इज S, यानी कि P का पावर डिपेंडेंसी ऑफ एनर्जी ऑन T, ये पावर है इसका, ठीक है। S का वैल्यू ये है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो मेरे को कौन सा डायमेंशन दिया हुआ है 2, यानी कि डायमेंशन कैसा है 2। ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इसका मतलब मेरे पास फोटोन गैस है, इसका मतलब एनर्जी कुछ ऐसी होगी Pc, यानी कि S की वैल्यू कितनी आ गई है, अगर मैं कंपेयर करूंगा तो 1, ठीक है। तो मेरे पास D का वैल्यू है 2, S का वैल्यू है 1 प्लस 1, S का वैल्यू है 1, तो ये बनेगा 2/1 प्लस 1 दैट इज T टू द पावर 3, विच इज करेक्ट ऑप्शन ए। सो यहाँ क्या करना है, एनर्जी डेंसिटी is always proportional to temperature to the power D/S plus 1, where D is the dimension, 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension, तो उसके अकॉर्डिंग 3 वैल्यूज तक जा सकता है। एंड S is this relation कि जो तुम्हारी एनर्जी है
उस मटेरियल की सिस्टम की पी पे कैसे डिपेंड कर रही है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, दैट इज इन पार्ट बी। अगर ट्रिक से सोल्व करोगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा, नहीं तो आपको इसका पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा और वो कंप्लीट डेरिवेशन में काफ़ी टाइम लगता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? अ मोल ऑफ गैस एट इनिशियल टेम्परेचर Ti, एक गैस है जो कि इनिशियल टेम्परेचर Ti पे, ये कांटेक्ट में आती है किसके साथ? एक रिजर्वायर के साथ, एक हीट रिजर्वायर के साथ कांटेक्ट में आती है। इस हीट रिजर्वायर का टेम्परेचर है Tf फाइनल। अब ये इसके साथ कांटेक्ट में आ गई है। हीट रिजर्वायर की कैपेसिटी कैसी होती है? इनफाइनाइट, यानी कि ये जो टेम्परेचर है Ti गैस का, वो कहाँ चला जाएगा? Tf पे, क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में आ जाएगा। और हीट रिजर्वायर का टेम्परेचर वही रहता है, चेंज नहीं होता, Tf है Tf रहेगा, इसीलिए इसको हीट रिजर्वायर बोलते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है। थोड़ी सी हीट दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी सी हीट इसमें से निकाल लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका टेम्परेचर सेम रहेगा। तो इसको हीट रिजर्वायर के साथ कांटेक्ट में लेके आए तो Ti गैस का कन्वर्ट हो जाएगा Tf में, जो भी इसका टेम्परेचर होगा, ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, किस पे लेके आए हैं ये प्रोसेस? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर कि ये जो प्रोसेस हुई है एट कांस्टेंट वॉल्यूम हुई है। इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस किस पे दी हुई है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इज इक्वल टू अल्फा टी, इज इक्वल टू अल्फा टी, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट। टोटल चेंज निकालो एंट्रोपी में, टोटल चेंज निकालो एंट्रोपी में, टोटल चेंज इन एंट्रोपी हमें बताना है, ठीक है। अब टोटल चेंज जो हो रहा है वो दो की वजह से हो रहा है, एक तो गैस की एंट्रोपी चेंज हो रही है और एक इस रिजर्वायर की एंट्रोपी चेंज हो रही है। तो इसके दो पार्ट हैं, एक गैस की एंट्रोपी चेंज हो रही है प्लस दूसरी रिजर्वायर की एंट्रोपी चेंज हो रही है। रिजर्वायर का टेम्परेचर मैं मानता हूँ चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर Tf ही रहेगा, बट एंट्रोपी जरूर चेंज हो रही है, ठीक है। तो मेरे को इन दोनों की एंट्रोपीज निकालनी है और सम करना है। तो मेरे को यूज करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का आ गया, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का नहीं है ये क्वेश्चन, बट कर लेते हैं। दिस इज थर्मोडायनेमिक्स। सो वी हैव TdS व्हिच इज इक्वल टू dq, क्या बोलता है? dq इज इक्वल टू du प्लस dw, du प्लस dw। अब मेरी ये जो प्रोसेस हो रही है वो किस पे हो रही है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो मेरे को पता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो मेरी इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है mCv dt, where dt is the change in temperature, du is the change in internal energy। अगर मैं मास एक बार 1 मोल ले लूं तो मेरे पास ये बन जाएगा du is Cv dt, और dw क्या होता है? दैट इज वर्क डन, इज p dv। तो मैं दोनों सब्स्टिट्यूट करता हूं यहाँ पे, दिस इज Cv dt एंड दिस इज dw इज p dv। अब ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है, दैट मींस dv इज 0, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है मींस dv इज 0। तो ये टर्म मेरी 0 हो जाएगी और मेरे को क्या निकालना है? एंट्रोपी में चेंज, ठीक है। तो ये है मेरे पास T और ये है मेरे पास एंट्रोपी। मैं सबसे पहले निकालता हूँ गैस के लिए, किसके लिए निकालता हूँ? गैस के लिए। तो गैस का इनिशियल टेम्परेचर कितना था? Ti, फाइनल टेम्परेचर क्या है? Tf। तो जब इंटीग्रेशन करूंगा तो इनिशियल टेम्परेचर Ti से लेके Tf तक करूंगा, वेयर दिस T इज द मिडल में कोई टेम्परेचर लिया है, T इज द मिडल टेम्परेचर ऑफ दिस गैस। बीच में Ti से Tf जब ट्रांजिशन हो रहा है तो टेम्परेचर बीच में कहीं T आया होगा, तो Tds इज इक्वल टू Cv dt। Cv की वैल्यू कितनी दी हुई है? अल्फा T। Cv का वैल्यू कितना दिया हुआ है? अल्फा T। सो दिस कम्स आउट टू बी Tds ऑफ दिस गैस इज इक्वल टू Cv dt। ये Cv कितना दिया हुआ है? अल्फा T dt। T से T कैंसिल, इंटीग्रेशन करना है तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा dt। इंटीग्रेशन करना है, एंट्रोपी में चेंज आ जाएगा, इसको मैं लिख लेता हूँ डेल्टा S फॉर गैस। लिमिट क्या रखनी है? Ti से Tf, Ti से Tf। तो अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन, T लिमिट है Ti से Tf, दैट इज अल्फा Tf माइनस Ti। तो ये मेरी एंट्रोपी चेंज आ गई गैस के लिए। अब मुझे रिजर्वायर की एंट्रोपी चेंज निकालनी है। तो प्रोसेस सेम रहेगा बट एक माइनर सा चेंज आएगा। माइनर सा चेंज क्या आएगा? माइनर सा चेंज ये आएगा कि ये जो रिजर्वायर है
इसका जो टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर विल ऑलवेज रिमेन्स TF। इसका टेम्परेचर रिजर्वायर का कभी चेंज नहीं होता, वो कितना रहेगा TF। तो इस बार मेरे को क्या करना है, ये सेम चीज यूज करनी है, बट यहाँ पे T क्या आ जाएगा, TF। T कितना हो जाएगा, TF। और इंट्रोपी में चेंज किसकी वजह से आ रहा है, गैस की वजह से। इंट्रोपी में चेंज किसकी वजह से आ रहा है, जब गैस रिजर्वायर के कांटेक्ट में आएगा तो गैस की जो इंट्रोपी है और रिजर्वायर की इंट्रोपी है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ CV की वैल्यू सेम रहेगी जो आपके गैस के लिए थी, अल्फा T। तो यहाँ मुझे रखना है TF, दिस इज DS फॉर रिजर्वायर इज इक्वल टू CV का वैल्यू कितना है, अल्फा T dt। ठीक है, तो फिर से इंटीग्रेशन होगा। इस बार लिमिट, यहाँ गैस के लिए लिमिट लगानी है, गैस के लिए लिमिट क्या लगेगी, Ti से TF। और यहाँ पे जो इंट्रोपी में चेंज आ रहा है रिजर्वायर का, तो रिजर्वायर का टेम्परेचर तो TF ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसीलिए जो इसके T था वो बस चेंज हुआ है, यहाँ आ जाएगा TF। तो TF कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। चेंज इन इंट्रोपी ऑफ रिजर्वायर, यहाँ अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन हो जाएगा T dt का, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, T dt का। और लिमिट है Ti से TF। तो गैस के लिए जब फाइंड आउट किया था तो CV यूज किया गैस का, अल्फा T यूज किया इन बिटवीन द मिडल, जो गैस का टेम्परेचर है जो चेंज हो रहा है Ti से TF। बट यही काम जब रिजर्वायर के लिए किया तो रिजर्वायर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर कितना है, TF ही है, इसीलिए यहाँ TF यूज किया। इंट्रोपी चेंज ऑफ रिजर्वायर इज इक्वल टू CV। इंट्रोपी में चेंज आ रहा है ड्यू टू द गैस, सो CV यूज होगा सेम अल्फा T, वेयर लिमिट ऑफ दिस गैस गोस फ्रॉम Ti टू TF। तो ये इसका एक्सप्रेशन है। तो इसको सोल्व कर देते हैं। ये बनेगा अल्फा T का पावर 1 का इंटीग्रेशन T का पावर 2/2, वेयर लिमिट इज Ti से TF। सो दिस अल्फा बाय 2 इज T2F माइनस T2I। तो ये मेरे पास इंट्रोपी चेंज आ गया रिजर्वायर का, डेल्टा S फॉर रिजर्वायर। तो टोटल चेंज कितना आया, टोटल चेंजेस गैस का ये रहा अल्फा TF माइनस Ti प्लस रिजर्वायर का कितना चेंज आया, ये रहा अल्फा बाय 2 T2F माइनस T2I। तो ये पूरा इंट्रोपी में चेंज आ गया। तो विच इज करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। यहाँ पे TF था, TF से डिवाइड करना भूल गया मैं, ये तो मैंने राइट हैंड साइड सॉल्व कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, TF, तो TF से डिवाइड होगा, यहाँ आ जाएगा TF, यहाँ आ जाएगा TF। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ये समेशन आपका बैठ रहा है। इंट्रोपी में दोनों में चेंज आ रहा है, गैस की इंट्रोपी चेंज, रिजर्वायर की। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स यूज करना है। CV गिवन था अल्फा T, दैट आई यूज्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 आपका हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 33, ये भी थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्वेश्चन ज्यादा हैं इस बार, जो दिसंबर 2019 है इसके अंदर क्वेश्चंस ज्यादा बैठे हैं। थर्मोडायनामिक्स के भी हैं और आपके स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के भी ज्यादा है। 33, तो ये सारे क्वेश्चंस जो अभी तक करवाए थे वो पार्ट बी के थे, ये सारे पार्ट सी के हैं। 48, 59, 72। अच्छा, एक क्वेश्चन और पड़ा है पार्ट बी का 41, 45 तक जाते हैं ना पार्ट बी में। तो क्वेश्चन देखो, कार्नोट इंजन दिया हुआ है, ये है सोर्स, ये है सिंक। ठीक है, तो कार्नोट इंजन में क्या होता है, सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा, सिंक का टेम्परेचर कम। सोर्स से हीट सिंक में जाती है, कुछ हीट आउटसाइड वेस्ट हो जाती है, तो वो वर्क डन में चली जाती है। तो ये सिस्टम चलता है इसके अंदर। तो इसमें क्या दिया हुआ है, आइडल कार्नोट इंजन एक्सट्रैक्ट्स 100 जूल फ्रॉम हीट सोर्स। तो हीट सोर्स से कितना ले रहा है, 100 जूल। एक कार्नोट इंजन ने जो कि आइडियल है, हमारे सिलेबस में आइडियल ही है, तो हीट सोर्स से कितना एनर्जी लिया, हीट लिया 100 जूल, एंड डंप्स 40 जूल टू सिंक। और कितना सिंक को दे दिया, 40 जूल, यानी कि 60 जूल कहाँ चला गया, बाहर। ठीक है, तो 100 जूल एक्सट्रैक्ट किया, 40 जूल सिंक में चला गया, 100 जूल 60 जूल आपका बाहर चला गया। सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। आपसे यहाँ का टेम्परेचर पूछा, तो इसके टेम्परेचर को मैं T1 ले लेता हूँ, इसके टेम्परेचर को T2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो आपने एक रिलेशन जरूर पढ़ रखा होगा एफिशिएंसी का। ये है कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी, दैट इज 1 - T2/T1।
1 माइनस T2 बाय T1, जहाँ पे T2 तुम्हारा सिंक का टेम्परेचर होता है और T1 तुम्हारे सोर्स का टेम्परेचर होता है। ये होता है कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी कि इसने वर्क डन कितना किया, वर्क डन कितना किया और हीट कितनी एक्सट्रैक्ट की, हीट एक्सट्रैक्टेड, ये इसका रिलेशन रहता है कि मेरे पास वर्क डन कितना हुआ डिवाइडेड बाय हीट कितनी एक्सट्रैक्ट हुई। तो वर्क डन कितना हुआ, यहाँ से 100 जूल लिया, 40 जूल सिंक में चला गया, तो जो बचा हुआ इनका डिफरेंस 60 जूल है, यही तो वर्क डन हुआ, क्योंकि 100 जूल इसने निकाला लेकिन काम सिर्फ 60 जूल का ही हो पाया। क्यों? क्योंकि 40 जूल कहाँ चला गया, सिंक में चला गया। तो वर्क डन कितना हुआ 60 जूल अपॉन हीट कितनी एक्सट्रैक्ट की थी 100 जूल, 1 माइनस T2 इज गिवन बाय 300 केल्विन और T1 मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये रिलेशन है मेरे को जो निकालना है। तो 6/10 इज दिस 3 5, तो ये 300 इधर आ गया बाय T1, तो 1 माइनस 3/5, 1 माइनस 3/5 विच इज 2/5, तो मेरा T1 कितना आ गया 300 इंटू 5/2, तो ये आ गया 150 इंटू 2 इज 300, 150 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 15×5 = 75, तो ये आ गया मेरा सिंक का टेम्परेचर, दैट इज 750 जूल। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये आइडियल कार्नोट इंजन के लिए, किसके लिए है, आइडियल कार्नोट इंजन के लिए, ठीक है, कि आइडियल कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी होती है 1 माइनस T2 बाय T1 व्हिच इज वर्क डन बाय हीट एक्सट्रैक्टेड। तो हीट एक्सट्रैक्ट मैंने सोर्स से किया, वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन उतना होता है जितना हीट एक्सट्रैक्ट में से अगर सिंक का हीट माइनस कर दो तो दैट इज द वर्क डन। तो ये मेरा वर्क डन है 100 minus 40, that is 60, heat extracted is 40, which is equal to 1 minus T2 by T1, where T2 is the temperature of the sink, T1 is the temperature of the source. So source का temperature मुझे निकालना था. So this is your thermodynamics related part. इसमें स्टैटमैन का कुछ रिलेशन नहीं था. So ये तुम्हारा हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41 क्वेश्चन नंबर लिखते हैं. ये भी पार्ट बी का ही हुआ क्योंकि 45 तक जाता है पार्ट बी में आपका. तो 41 क्वेश्चन नंबर देखते हैं. 45 क्वेश्चन स्टैटमैक का ही आपके पास. एनर्जीज आपको दे रखी है 0 E डेल्टा 0 E 2E. ठीक है. डीजेनरेसी इनकी 1 है. E इज ग्रेटर देन 0. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट. यानी कि स्पेसिफिक हीट का टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी का ग्राफ दिया हुआ है मेरे पास. ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में. ए ऑप्शन में कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है. यहाँ टेम्परेचर, यहाँ CV. ग्राफ कैसे जा रहा है? ऐसे. ठीक है. बी ऑप्शन का ग्राफ देखते हैं. बी ऑप्शन का ग्राफ कुछ ऐसे है. ठीक है. सी ऑप्शन का ग्राफ देखो. सी ऑप्शन का ग्राफ कुछ ऐसे है. ठीक है. और डी ऑप्शन का ग्राफ है ठीक है. तो ऐसा अगर मुझे डिपेंडेंसी चेक करना है तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पार्टीशन फंक्शन. अगर मैंने पार्टीशन फंक्शन निकाल लिया तो उसके बाद मुझे u निकालना पड़ेगा, और अगर u निकाल लिया तो मुझे c भी निकालना पड़ेगा, स्पेसिफिक हीट. तो सबसे पहला काम है z निकालते हैं. z इज gi e⁻ बीटा ei. ठीक है. तो मुझे gi तो 1 दिया हुआ है, ei देखना है. ei कितना है? 0 E 2e. तो z इज g 1 है, e⁻ बीटा e इज 0. तो पहला e 0 पुट किया, दूसरा e है e⁻ बीटा e, एंड थर्ड एनर्जी लेवल कितना दिया हुआ है? इसका डीजेनरेसी 1 और एनर्जी इज 2e. सो ये मेरा बनेगा e⁻01 प्लस e⁻ बीटा e प्लस e⁻² बीटा e. तो ये मेरा पार्टीशन फंक्शन आ गया. अगर पार्टीशन फंक्शन आ गया तो आई कैन फाइंड u which is minus del by del beta of ln z. that is इस z का पार्टीशन फंक्शन का मुझे log लेना है और उसका डेरिवेटिव करना है with respect to beta. तो this will give you internal energy. तो minus del by del beta of ln z कितना है? 1 plus e⁻ बीटा e plus e⁻² बीटा e. ठीक है. तो log का डिफरेंशिएशन सबसे पहले 1 by z, तो 1 by this, फिर इसका करेंगे z का. तो बीटा के साथ करना है तो 1 का 0
बाहर माइनस साइन पहले से ही है, बाहर एक माइनस साइन पहले ही है। e का पावर माइनस बीटा e का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू बीटा, तो e का पावर एज इट इज बीटा e का करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस e, ठीक है। फिर ये एज इट इज 2 बीटा e, बीटा का करेंगे तो माइनस 2e, तो ये मेरा बन जाएगा पूरा डेरिवेटिव। तो माइनस साइन अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये e कॉमन आ रहा है, e रेज़ टू पावर माइनस बीटा e प्लस 2 e रेज़ टू पावर माइनस 2 बीटा e बाय ये मेरा u आ गया। अब u आ गया तो इसके बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना है, cv के लिए मुझे क्या करना होगा, u का डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू t। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, लोअर लिमिट पुट करनी होगी। लोअर लिमिट कैसे, t टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू 0 पे कैसा ग्राफ होगा, मतलब स्मॉल t पे cv की t के साथ डिपेंडेंसी क्या होगी। फिर हाई t पे दैट इज टेम्परेचर, जब बहुत ज्यादा इंफिनिटी है, लार्ज है, तब टेम्परेचर की डिपेंडेंसी कैसी होगी cv पे, तो ग्राफ मुझे पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, लोअर लिमिट हायर लिमिट दोनों, फिर मुझे ग्राफ पता लगेगा कैसा ग्राफ है। ये दोनों ग्राफ तो मुझे सेम लग रहे हैं, शायद कोई ऑप्शन में मिसप्रिंट होगा, ऐसा ये क्या है, सैचुरेट हो जा रहा है, यानी कि यहाँ तो 0 है, लो टेम्परेचर पे कैसा है, पैराबोलिक टाइप, उसके बाद सैचुरेट हो जा रहा है कांस्टेंट। यहाँ लो टेम्परेचर पे तो आपका लो है, उसके बाद हाई टेम्परेचर पे सैचुरेट हो जा रहा है। ये ई का पावर का ग्राफ होता है, ई का पावर का। ये देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में ये इंक्रीज कर रहा है पैराबोला टाइप, फिर उसके बाद डिक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली। तो देखते हैं क्या बनेगा, पहले लो टेम्परेचर पे देखते हैं, लो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी क्या आ रही है। लो टेम्परेचर मींस T टेंड्स टू 0, अगर T टेंड्स टू 0 है तो बीटा क्या होगा, बीटा हाई, बीटा क्या हो जाएगा हाई। अगर T टेंड्स टू 0 है, बीटा क्या हो जाएगा हाई, ये लो तो बीटा हाई। तो मेरे को U देखना है क्या बनेगा, E बीटा हाई, अगर बीटा हाई है तो e रेज़ टू पावर माइनस बीटा, ये बहुत हाई हो जाएगा, तो 1 बाय e रेज़ टू पावर हाई, दैट इज 1 बाय हाई, बहुत ज्यादा क्वांटिटी बनेगी, दैट इज 1 बाय इंफिनिटी इज 0, तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये क्वांटिटी कैसी है, बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है। तो इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, e का पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस x, मुझे दो ही टर्म देखनी है 1 और x स्क्वायर नहीं जाना, तो कितना बनेगा 1 माइनस बीटा e। t अगर टेंड्स टू 0 है, t लो है तो बीटा हाई हो जाएगा, बीटा अगर हाई है तो e रेज़ टू द पावर हाई, तो वो नीचे जाएगा तो और ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो 1 बाय हाई 0, यानी कि ये क्वांटिटी लगभग 0 की तरफ जाएगी और बहुत कम हो जाएगी। तो मुझे एक्सपेंशन यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ बनेगा 1 माइनस 2 बीटा ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा ई प्लस 1 माइनस 2 बीटा। देख लेते हैं इसमें क्या बन रहा है, ये 2 प्लस 1 3 माइनस बीटा ई माइनस 4 बीटा ई माइनस 5 बीटा ई डिवाइड बाय 1 2 3 माइनस 3 बीटा ई। तो इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो जब आप बीटा हाई करोगे, दैट इज 3 और 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हो, बीटा हाई जब हो जाएगा, बीटा जब हाई होगा तो माइनस 5 बीटा ई, बीटा हाई है तो 3 नेग्लेक्ट 1 नेग्लेक्ट, ये माइनस बीटा ई, माइनस माइनस कैंसिल, बीटा ई कैंसिल, दैट इज 5e बाय 3। तो कुछ ऐसी डिपेंडेंसी आ गई। फिर t हाई पे देखते हैं क्या होता है, t जब हाई होगा तो बीटा लो मींस की रेशियो, अच्छा ये जो केस कर दिया ये उल्टा कर दिया, ये है t हाई के लिए, t हाई बीटा लो मींस e का पावर समथिंग, वो अगर लो है तो ये एक्सपेंशन लगता है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो ये t हाई पे आ रहा है, मतलब कुछ वैल्यू ऐसे आ रही है। फिर आपका बनेगा t लो पे, t जब लो हो जाएगा तो बीटा हाई,
बीटा हाई तो 1 बाय हाई 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ एक्सपेंशन लगेगा कि क्या होगा? 0 तो ऐसे नहीं होगा, लेकिन कुछ क्वांटिटी रह जाएगी ना। डिपेंडेंसी कैसे निकालेंगे? एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं बाद में, इस 41 क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ बैठ रही है। जो ग्राफ है मैच नहीं हो रहा है, तो मैं इसका एक बार फिर से ऑफिशियल जो पेपर है वो देखूंगा, उसके बाद क्या बनता है। आंसर की मैं कहीं यहाँ पे बोनस मार्क्स तो नहीं दे देता, क्योंकि मैंने आंसर की देखी नहीं है, शायद हो सकता है ये बोनस मार्क में हो, क्योंकि जो ग्राफ है वो मैच नहीं कर रहा है। एक बार इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पार्ट सी के अंदर होगा 48। यहाँ तक तो ये ठीक है, लेकिन इसके आगे जो ग्राफ है वो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ग्राफ पूछा है। डिपेंडेंसी पूछी होती है तो डिपेंडेंसी टेम्परेचर पे हमारी आ जाती है, बट यहाँ थोड़ा गड़बड़ हुआ है। रैंडम वॉक का क्वेश्चन है। रैंडम वॉक के अंदर 2 डायमेंशन रैंडम वॉक का क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर एक पार्टिकल ओरिजिन पे है तो उसके टुवर्ड्स एक्स एक्सिस पे जंप करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? 0.3 की यहाँ प्रोबेबिलिटी है इसकी 0.3। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जंप करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.2। ठीक है। अब 1 डायमेंशन तो ये है नहीं, 2 डायमेंशन रैंडम वॉक है, तो ऊपर भी जंप कर सकता है और नीचे भी जंप कर सकता है। तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जंप कर रहा है 0.2 के साथ, प्रोबेबिलिटी यहाँ दी हुई है 0.2 और यहाँ प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.3। चेक कर सकते हो, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 आएगा। 0.3 0.3 0.6 0.2 0.8 दिस इज 1, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ गया। ठीक है। If the particle starts from origin, its mean position क्या होगी? तो उसने क्या पूछा है? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होगी? ठीक है। आफ्टर n स्टेप्स, अगर वो n स्टेप्स लेगा, n स्टेप्स के बाद मीन पोजीशन क्या होगी? तो हम देख लेते हैं एक स्टेप के बाद क्या हाल हो रहा है उसका, एक स्टेप के बाद कैसा हाल हो रहा है। ठीक है। कितना मूव कर रहा है हर डायरेक्शन में बराबर यूनिट, ये गिवन है कि ये यूनिट डिस्टेंस मूव कर रहा है, x में भी, y में भी, माइनस वाई में भी, माइनस एक्स में भी। तो मीन निकालने का क्या रिलेशन रहता है कि आपको समेशन करना है, क्योंकि डिस्क्रीट है, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्स है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स है। ये मीन का आपका फॉर्मूला आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी x डायरेक्शन में जाने की 0.3, 0.3 कितना गया x एक्सिस में? 1। x एक्सिस में गया तो मैं i कैप ले लेता हूँ, क्योंकि r वेक्टर है, वेक्टर में निकालना पड़ेगा x i कैप j कैप, तो मैंने इसका i कैप j कैप लिख लिया कि मैंने मूव किया 1, बट किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में, तो 1 i कैप। ठीक है। वेक्टर फ्रंट में चले गए। फिर कितना मूव करा है? 0.2। किस डायरेक्शन में मूव किया है? माइनस i कैप। ठीक, डिस्टेंस तो 1 है बट डायरेक्शन इज माइनस i कैप। फिर 0.2 मैंने मूव किया है 1, बट किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव i, पॉजिटिव i मींस j कैप। फिर 0.3 मूव किया है माइनस j कैप। ठीक है। ये मेरा एक स्टेप के बाद पॉसिबिलिटी है मीन की। n स्टेप्स में क्या करना होता है? n से मल्टीप्लाई कर दो इसे, i कैप कितना आएगा? 0.3 माइनस 0.2 0.1 i कैप प्लस 0.2 j कैप माइनस 0.3 j कैप, दैट इज माइनस 0.1 j कैप। ये कितना आ गया? 1/10, 1/10। तो अगर 10 मैं बाहर ले लूं तो ये बन रहा है i कैप माइनस j कैप। तो ये 1 स्टेप्स के बाद है। n स्टेप के बाद है तो n से मल्टीप्लाई कर दो, n स्टेप के बाद निकालना है तो n से मल्टीप्लाई कर दो। तो दिस इज माय मीन पोजीशन, n/10 i कैप माइनस j कैप, व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। कि आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, काफी बार यूज हो चुका है ये। मीन निकालने का क्या रिलेशन रहता है? समेशन करो एवरी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस का निकाल रहे हो। अगर डिस्टेंस के स्क्वायर का निकालते तो यहाँ स्क्वायर हो जाता, तो वो आपका रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू निकल जाता, जिसको हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से भी लिख देते हैं कभी कभी। तो वो दोनों टर्म भी यूज हो सकती है, और मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर ये भी यूज हो सकता है। तो ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन था एंड पार्ट सी के अंदर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर और क्या दे रखे हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर जो 59 है वो काफ़ी बड़ा इंटीग्रेशन सोल्व करने पे आता है। कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक बार मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ क्या है, फिर उसके बाद आप डिसाइड करना कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पहले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में आपके पास पार्ट सी में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं करने के लिए, बट कुछ लेंदी क्वेश्चंस हैं। और जैसा प्रीवियस क्वेश्चन देखा था वो इतना लेंदी नहीं था, उसका जो पोर्शन था कैलकुलेशन का भी कम था और उसमें कंसेप्ट भी कम था। बट इसके अंदर कंसेप्ट तो कम है बट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो आप जज कर लोगे क्योंकि ये पार्टीशन फंक्शन पे क्वेश्चन है, तो आपको पता लग जाएगा कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हमें ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए कि बाद में, लाइक इन द लास्ट। तो एक बार चेक कर लेना। एक बार मैं लिखता हूँ हैमिल्टोनियन प्लस के Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस Q1 Q2 बाय 4। तो ये 2 डायमेंशन हमें कुछ सिस्टम दिया हुआ है जहाँ पे P1 P2 Q1 Q2 ये कोऑर्डिनेट्स हो गए स्पेस में, ये हो गए मोमेंटम में। तो ये हैमिल्टोनियन है। अब मुझे दिया हुआ है पार्टीशन फंक्शन निकालने को। तो पार्टीशन फंक्शन हमें पता है क्या होगा, ये डिस्क्रीट सिस्टम नहीं है, कंटिन्यूअस सिस्टम है। तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो ऐसा कुछ आपको लिख के दे रखा है कि आपको ये करना है। लिमिट दे रखी है -∞ से इन्फिनिटी dq की, फिर -∞ से इन्फिनिटी लिमिट दी हुई है dq की, फिर P1 P2 पे दिया हुआ है, फिर P1 P2 पे दिया हुआ है, -∞ से इन्फिनिटी dP1, -∞ से इन्फिनिटी dP2 और e⁻⁻βe जो तुम्हारा डिपेंड कर रहा है P1 P2 Q1 Q2, P1 P2 Q1 Q2। ये आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, ये वाला P1 पे और P2 पे। ये है -∞ से इन्फिनिटी e⁻⁻β P1 स्क्वायर बाय 2m dP1, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन तो तुमने काफी बार सॉल्व किया है। फिर ये P2 के लिए सेम, दिस इज dP2। इस बार Q1 Q2 में काफी ज्यादा रिलेशन है। ये देखो Q1 Q2 के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और Q1 Q2 का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा e⁻⁻β, e कितना है k Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर प्लस Q1 Q2 बाय 4 dQ1 dQ2। इसकी कोई ट्रिक भी नहीं है, इसको आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा अगर आपको आंसर चाहिए तो ये दोनों तो इजीली आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। कि इसमें तो हमें पता है हमारा पाई बाय अल्फा का रूट होता है, ठीक है। गॉसियन इंटीग्रल है, अल्फा क्या होता है, ये साथ वाला P1 के साथ वाला बीटा बाय 2, तो बीटा बाय 2 ये इसके लिए आ जाएगा। इसके लिए भी सेम 2 पाई n बाय बीटा। ये काफी इजीली सोल्व हो जाएगा, दैट इज 2 पाई m बाय बीटा। इतना तो सोल्व हो जाएगा 2 पाई m बाय बीटा। बट आगे आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा पूरा, विच इज अ लेंथी प्रोसेस। बहुत बड़ा इंटीग्रेशन बनेगा बिकॉज दिस इज Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर। अगर अलग अलग होता तो मैं कर देता कि Q1 स्क्वायर को यहाँ dQ1 के साथ सेपरेट कर देता, Q2 स्क्वायर को यहाँ dQ2 के साथ सेपरेट कर देता। बट ये जो Q1 Q2 वाला टर्म है ना, ये मुझे इंटीग्रेशन को सेपरेट नहीं करने देगा, पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी गंदी है, इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए। पार्ट सी के अंदर था कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको छोड़ने चाहिए, क्योंकि देखो पार्ट सी में आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और पार्ट बी में थे 5 या 6, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे स्टैट मैथ के। इसका मतलब उसमें कुछ क्वेश्चन इजी भी होंगे, कुछ क्वेश्चन टफ भी होंगे। तो ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है क्योंकि ये इंटीग्रेशन सोल्व करना बहुत बड़ा काम है। इसको सोल्व करते हैं वैसे जैकोबियन से, जो कि मैथमेटिक्स की एक टेक्निक है टू सोल्व द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स। कि ऐसे जब बड़े बड़े इंटीग्रल्स आ जाते हैं तो जैकोबियन की हेल्प लेते हैं, लाइक कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए आई होप कि आपको ये क्वेश्चन स्किप करना ही इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिटिकल प्रेशर के लिए, तो ये तो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी किया था लास्ट दिसंबर 2018 में भी और जून में भी, तो ये फिर से रिपीट कर रहा है बार बार। इक्वेशन जरूर चेंज हुई है, इक्वेशन हुई है KBT रो माइनस B2 रो स्क्वायर, B2 कांस्टेंट है यहाँ पे, B3 रो क्यूब प्लस B3 रो क्यूब। ऐसा कुछ प्रेशर का इक्वेशन दिया हुआ है जहाँ पे आपका B2 B3 कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है और रो नंबर डेंसिटी है, दैट इज
नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमें रेशियो निकालना है पीसी केबी टीसी बाय पीसी। यहाँ रो है, मीन्स मुझे नंबर डेंसिटी की क्रिटिकल वैल्यू चाहिए, केबी टी की क्रिटिकल वैल्यू चाहिए, डिवाइड करना है प्रेशर की क्रिटिकल वैल्यू से, इसका रेशियो निकालना है। इसका रेशियो बोल रहा है कि 3 आएगा या 1/3 आएगा, 4 आएगा या 1/4 आएगा, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम निकालने के लिए डेंसिटी भी क्रिटिकल निकालनी है, इस P का डेरिवेटिव कर दो क्रिटिकल ये रो के साथ, इसका डेरिवेटिव कर दो डेंसिटी के साथ और जीरो पे इक्वेट कर दो। तो यहाँ से मेरे पास रो की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, रो की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी जो हो जाएगी क्रिटिकल वैल्यूज, क्रिटिकल वैल्यूज। फिर आपको करना है सेकंड डेरिवेटिव रो का, उसे भी जीरो के इक्वल पुट करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। फिर रो की वैल्यू आ जाएगी, रो की आ जाएगी तो P आ जाएगा, T आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये जीरो रखना है रो के साथ डेरिवेटिव, तो KB T रो का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2B2 रो, यहाँ पावर 3 है, 3B3 रो स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास KBT की वैल्यू बैठ गई 2B2 रो माइनस 3B3 रो स्क्वायर, ठीक है। तो एक इक्वेशन मेरी ये आ गई। दूसरी इक्वेशन आएगी इसका एक और बार डेरिवेटिव करने से, एक और बार डेरिवेटिव करने से इसकी दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो पहला डेरिवेटिव ये रहा, एक और डेरिवेटिव करो तो ये जीरो हो जाएगा, इसका करोगे तो माइनस 2B2 आ जाएगा बिकॉज रो का 1 हो जाएगा, इसका करोगे तो 3B3 रो स्क्वायर दैट इज 2 रो 2, याद इसको भी जीरो पे इक्वेट करना है। तो मेरे पास यहाँ से इक्वेशन आ गई 3/6B3 रो 2 नहीं रो यहाँ सिर्फ रो स्क्वायर का करेंगे 2 रो इज इक्वल टू 2B2। तो यहाँ B3 है, मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो 2 3, तो B2 का वैल्यू आ गया आपका 3B3, ठीक है। ये रिलेशन बैठ रहा है। तो यहाँ देखो वैल्यू पुट करो यहाँ पे B2 का, तो KBT कितना आएगा, KBT कितना आएगा 2, B2 का वैल्यू है 3B3 रो, 3B3 रो माइनस यहाँ है 3B3 रो, ठीक है। तो ये आएगा 6B3 रो माइनस 3B3 रो स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया मेरा टेम्परेचर क्रिटिकल का वैल्यू KB के साथ, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ ना। B2 का वैल्यू रखा है रो, अच्छा रो स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा 3B3 रो स्क्वायर बाय KB, ये क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू आ गया। अब मुझे निकालना है क्रिटिकल प्रेशर, तो प्रेशर के लिए इसमें पुट कर दो KBT रो का वैल्यू हो जाएगा रो क्रिटिकल माइनस B2 का वैल्यू है मेरे पास 3B3 रो, 3B3 रो C प्लस B3 रो C क्यूब, ठीक है। तो T का वैल्यू निकाल चुका हूँ मैं, T क्रिटिकल का वैल्यू कितना है, ये रहा 3B2 रो स्क्वायर, तो रो क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे भी रो C क्रिटिकल, सारी चीज क्रिटिकल हो जाएगी। ये आ जाएगा आपका 3B3 रो C, यहाँ क्या था B2 का मुझे पुट करना था 3B3 रो, और रो स्क्वायर का नहीं है, अच्छा रो क्यूब हो जाएगा प्लस B3 रो C क्यूब, ठीक है। तो यहाँ क्या बैठ रहा है KB से KB कैंसिल, 3B2 रो क्यूब 3B2 रो क्यूब, यहाँ B3 है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो रो C कितना आ गया B3 रो C क्यूब। तो मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, चेक कर लेते हैं। तो रो C एज इट इज, KB एज इट इज, TC का वैल्यू है 3B2 रो C स्क्वायर बाय KB, ठीक है। PC का वैल्यू कितना है B3 रो C क्यूब, B3 कैंसिल हो गया, ये B3 है
कैंसिल। यहाँ रोसी का क्यूब है, ये रोसी का स्क्वायर है, ये रोसी है, तो रोसी की क्यूब कैंसिल, केबी से केबी कैंसिल, कितना आ गया 3। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप ये जो वीडियो था लेंथी था, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, स्टैटमेट के भी थे और थर्मोडायनेमिक्स के भी थे। एक क्वेश्चन स्किप किया है जो कि काफ़ी लेंथी था। अगर आपको लगता है कि वो आपको करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। आई होप कि अगले वीडियो में या उससे अगले वीडियो में मैं करवाने की कोशिश करूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग द चैनल।